हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रवीण कुमार। आई होप यू ऑल गाइज आर डूइंग ग्रेट। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग के बारे में। बेसिकली हम बात करेंगे टीसीएस एनक्यूटी एग्ज़ाम से रिलेटेड, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो बिल्कुल भी नॉलेज नहीं रखता है सी प्रोग्रामिंग के बारे में, और वो अपने कोडिंग राउंड को अच्छे से क्लियर करना चाहता है और टीसीएस एनक्यूटी में जाना चाहता है। अब ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं भी इसी सिचुएशन में हुआ करता था, और बिल्कुल बेसिक से सारी चीज़ें मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। कुछ सीरीज़ में ये वीडियो आने वाली हैं, तो ये सबसे पहला सीरीज़ है, डे 1 है आपका। तो हम इसमें बातें करने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग के बारे में। सबसे पहले लैंग्वेज वर्सेस कंप्यूटर लैंग्वेज। अब देखिए, लैंग्वेज को हिंदी में भाषा बोलते हैं, कंप्यूटर को समझ में आया उसको हम लोग कंप्यूटर लैंग्वेज बोलते हैं। एक लैंग्वेज क्या होता है? लैंग्वेज एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, भाषा होता है, शब्द होता है, कुछ लाइनें होती हैं जिनसे हम अपने बातों को दूसरे पर्सन तक पहुंचा पाते हैं। अब ये लैंग्वेज हिंदी भी हो सकता है, इंग्लिश भी हो सकता है, मलयालम भी हो सकता है, कोई भी लैंग्वेज हो सकता है। मतलब ऐसा कोई लैंग्वेज, ऐसा कोई भाषा जो सामने वाले से बात करने में मेरी मदद करे। तो अब कंप्यूटर के केस में क्या होता है? कंप्यूटर के केस में भी यही चीज़ होता है, बट ऐसा लैंग्वेज, ऐसा भाषा जो कंप्यूटर को समझ में आए। अब कंप्यूटर को हिंदी या फिर इंग्लिश जो होता है ये लैंग्वेज नहीं समझ में आते, उनके लिए कुछ अलग ही चीज़ होती है, तो ये कंप्यूटर लैंग्वेज होता है। अगर हम एक एग्जांपल देखें, एक लड़का है जो स्मार्ट सा लग रहा है, गॉगल्स वगैरह लगा हुआ है, मैं इसको चश्मे वाला लड़का बोल रहा हूँ। दूसरा जो लड़का है वो टोपी लगा हुआ है, यानी कि टोपी वाला लड़का। तो अब अगर चश्मे वाले बच्चे को, टोपी वाले बच्चे को अपनी बातें कहनी है तो ये क्या करेंगे? ये कोई ना कोई लैंग्वेज यूज़ करेंगे। टोपी वाले को चश्मे वाले के साथ बातें करनी है तो ये भी कोई ना कोई लैंग्वेज यूज़ करेंगे। कॉमन पॉइंट ये रहना चाहिए कि दोनों को वो भाषा समझ में आनी चाहिए। दिस इज़ कॉल्ड लैंग्वेज। अब अगर हिंदी समझ में आता है तो दोनों लोग हिंदी लैंग्वेज यूज़ करेंगे। तो सिंपली अगर हम देखें, एक नॉर्मल लाइफ में क्या होता है, हमें अगर कोई भाषा आता है, सामने वाले को भी अगर कोई भाषा आता है तो हम कम्युनिकेट कर लेते हैं, बातें और अपनी विचार पहुंचा देते हैं। लेकिन कंप्यूटर के केस में अलग होता है। कंप्यूटर के केस में क्या होता है? अब जैसे ये बच्चा है, चश्मे वाला लड़का है, इसको अपनी कोई बात कंप्यूटर तक पहुंचानी है और उसी के रिस्पॉन्स में इनको रिज़ल्ट चाहिए कि कंप्यूटर तू भाई ये काम कर, मैं तुझे ये इनपुट दे रहा हूँ, ये डेटा ले, इसको प्रोसेस करके मुझे आउटपुट दे दे। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने इनपुट दिया। अब डायरेक्टली ये इनपुट नहीं दे सकते, इन्होंने इनपुट देने के लिए यूज़ किया हाई लेवल लैंग्वेज का। हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब होता है ऐसा लैंग्वेज जो आप सीख सकते हो, जो एक नॉर्मल इंसान सीख सकता है, और उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर को समझाने के लिए, जिसमें सी आते हैं, C++ होते हैं, जावा होते हैं, .NET होते हैं, अलग अलग आपके लैंग्वेज होते हैं। तो हम कहीं ना कहीं सी यूज़ कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, इन हाई लेवल लैंग्वेजेस को यूज़ किया हमने कोई ना कोई कोडिंग लिखने में, जिसको हम लोग सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। कुछ लोग कूल बनने के लिए सोर्स कोड भी बोलते हैं, थोड़ा सा कूल लगता है, बट मैं इसको सिंपली कोड बोल रहा हूँ, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बोल रहा हूँ, जिनसे कि आपने एक प्रोग्रामिंग लिख दिया, कोडिंग लिख दिया। अब ये जो प्रोग्रामिंग आप देख रहे हो, अभी इस पर ध्यान मत देना, ये सी के सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, इसको हम आगे देखेंगे। तो हमने हाई लेवल लैंग्वेज को यूज़ किया अपनी इंस्ट्रक्शन को लिखने में, और ये आप कर रहे हो, यहाँ तक काम आपने किया। इसके बाद क्या होता है? सोर्स कोड क्या करता है? सोर्स कोड जो होता है वो भी डायरेक्टली कंप्यूटर को समझ में नहीं आता है। इसके लिए भी क्या होता है, एक प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ती है जिसको हम लोग बोलते हैं कंपाइलर। कंपाइलर एक तरीके का प्रोग्राम होता है जो हमारे सोर्स कोड को वो हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अब लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है? जो कंप्यूटर को समझ में आए। कंप्यूटर को समझ में आता है बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी क्या होते हैं? 0 और 1 वाले लैंग्वेज, जिसमें केवल 2 डिजिट होते हैं, 0 और 1। अगर आपने लिखा हुआ है E=10, तो ये क्या करेगा, कंपाइलर क्या करेगा, उसको 0 1 0 1 0 1, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मतलब ये मैंने एग्जाम्पल के लिए लिखा हुआ है। अगर आपने B=20 लिखा है तो मान लेते हैं इसका जो बाइनरी लैंग्वेज है 1 0 1 0 1 0 है। मतलब वो बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए कोडिंग को कंपाइलर की ज़रूरत होती है। कंपाइलर की एक विशेषता ये होती है, ये बेनिफिट होता है कि कंपाइलर जो होता है थोड़ा सा फास्ट होता है। ये एक बार में ही सारे इंस्ट्रक्शन को रीड करके तब रिज़ल्ट देता है। और इसके डिसएडवांटेज ये होते हैं कि अगर आपको कभी एरर, आपके कोडिंग में कोई एरर है, कोई गलतियां हो गई हैं, तो आपको पूरा प्रोग्राम चेक करना पड़ेगा, क्योंकि आपको भी पता है अगर प्रोग्राम 100 लाइन की है तो आप पूरा रीड करने के बाद रिज़ल्ट मिल रहा है,
तो आप एक एक इंस्ट्रक्शन को चेक करोगे। तो कंपाइलर के डिसएडवांटेज ये हैं कि एरर फाइंड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बाकी ये फास्ट होता है और पूरे प्रोग्राम को रीड करने के बाद रिजल्ट देता है। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, तो आप कंपाइलर के बारे में ये चीज़ें बता सकते हैं। अब बाइनरी कोड में जब ये कन्वर्ट हो जाता है, अब क्या करेगा, अब कंप्यूटर समझ पाता है उन चीज़ों को और फिर वो उस हिसाब से आपको रिज़ल्ट देता है। उसके लिए वो मॉनिटर यूज़ करता है, डिस्प्ले आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई देता है, प्रिंटर यूज़ करता है। तो इस तरीके से कंप्यूटर कहीं ना कहीं हमारी बातों को समझता है। थोड़ा सा अब ये देखने में लग रहा होगा कि इतने सारे स्टेप्स होते हैं, बड़ा समय लगता होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये पल भर में हो जाता है। बस आपका सोर्स कोड तक आपको सारे इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं। आगे चलते हैं, इंटरफेस और इंटरप्रेटर क्या होते हैं। इंटरप्रेटर जो होता है कंपाइलर के जैसा ही होता है। इसमें फ़र्क ये होता है कि कंपाइलर जो होता है वो पूरे प्रोग्राम को रीड करके रिजल्ट देता है, लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है, एक एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को लाइन बाय लाइन रीड करेगा, तब उसके बाद आउटपुट देता है। तो थोड़ा सा ये स्लो होता है क्योंकि धीरे धीरे काम हो रहा है। एक बेनिफिट ये होता है कि अगर आप एरर फाइंड करना है तो आप बड़े आसानी से एरर फाइंड कर सकते हो, क्योंकि हर लाइन में ये आपको रिजल्ट दे रहा है। तो जिस लाइन में एरर होगा वहीं पर आपका प्रोग्राम रुक जाता है। तो ये इंटरप्रेटर का बेनिफिट होता है। इंटरफेस क्या होता है, जैसे मान लेते हैं एक प्रोग्रामर है, स्मार्ट सा लग ही रहा है, चश्मा लगाया ही है। तो आज के टाइम में जो चश्मा लगाए होते हैं तो लोग सोचते हैं कि हाँ भाई बहुत टैलेंटेड है, ठीक है। तो मैं मान के चलता हूँ कि ये चश्मे वाला लड़का थोड़ा सा प्रोग्रामर है, कोडिंग वगैरह के बारे में जानता है। इन्होंने क्या किया, इनको अच्छे से प्रोग्रामिंग आती है, इन्होंने एक एप्लीकेशन बनाया जिसको इंटरफेस बोलते हैं। और ये एक एप्लीकेशन यूज़ कौन कर रहा है, इंड यूज़र। मतलब मान लेते हैं इंड यूज़र आपका टोपी वाला लड़का है। इन्होंने क्या किया, उस एप्लीकेशन को यूज़ किया। अब सवाल ये आता है कि क्या इंड यूज़र को भी प्रोग्राम आनी चाहिए उस एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए? तो ऐसा नहीं है। इंटरफेस का मतलब क्या होता है, इंटरफेस का मतलब ये होता है ऐसा कोई एप्लीकेशन बना दिया जाए जो इंड यूज़र बड़े आसानी यूज़ कर सकता है। उसको कोई प्रोग्रामिंग आती हो नहीं आती हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन अगर मान लेते हैं अगर कभी किसी एप्लीकेशन में फॉल्ट आ गया, कुछ प्रॉब्लम्स हो गया, आप कुछ इनपुट देकर कुछ आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहे हो बट कुछ और ही रिजल्ट मिल रहा है, तो उस टाइम पर आपको प्रोग्रामर की ज़रूरत पड़ेगी। अब इसमें क्या होता है, इसमें इस इंटरफेसर क्या होता है, वो बैकग्राउंड में अपना काम करता रहता है। अब जैसे अगर हम एक एटीएम का एग्जांपल लें, तो एटीएम में क्या होता है, हम लोग जाते हैं, लैंग्वेज चूज़ करते हैं, हिंदी या फिर इंग्लिश, उसके बाद अपना पिन कोड डालते हैं, अमाउंट डालते हैं और अपने आप पैसे आ जाते हैं। तो वो इंड यूज़र यूज़ कर पा रहा है। लेकिन बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, बैकग्राउंड में वो एप्लीकेशन बैंक के सर्वर के पास जाता है, वहाँ पे आपका डेटाबेस में आपका डेटा खोजता है कि हाँ ये अकाउंट नाम का कोई है कि नहीं है, और उस हिसाब से आपको पैसे देता है। तो वो काम एप्लीकेशन खुद ब खुद करता है। प्रोग्रामर क्या करता है, एक इंटरफेस डेवलप किया, लेकिन अगर बाद में अगर कोई ज़रूरत पड़ती है, फॉल्ट आता है, तो बाद में आपको प्रोग्रामर की ज़रूरत पड़ेगी। अब कार में क्या होता है, कार को कोई भी चला सकता है। अगर आपको कार को तेज़ी से चलाना है तो आपने एक्सेलेरेटर दबा दिया, तेज़ी से चल रही है। अब उसके बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, एक्सेलेरेटर दबाने से कौन सी मैकेनिज़्म हो रही है, कौन मैकेनिकल चीज़ें हो रही हैं, वो आपको आता हो नहीं आता हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इंटरफेस क्या करता है, आसानी से इंड यूज़र को समझ में आया ऐसा कोई एप्लीकेशन। कंप्यूटर लैंग्वेज, सिंपली कंप्यूटर लैंग्वेज दो तरीके के होते हैं। एक होता है स्टैंड अलोन। स्टैंड अलोन जो होता है, एक सिंपली हमारे कंप्यूटर में अगर ये इंस्टॉल नहीं है आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर में, तो आप इसको यूज़ नहीं कर सकते हो। और ये अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग होता है। जैसे विंडोज़ 7 के लिए अलग होते हैं, विंडोज़ 10 के लिए अलग होते हैं, एक्सपी जो बहुत पुराना हो गया है उसके लिए अलग होते हैं। तो स्टैंड अलोन में कुछ एग्जांपल्स होते हैं, जैसे आपका MS ऑफिस हो गया, VLC मीडिया प्लेयर हो गए, क्रोम हो गए, वो स्टैंड अलोन में आते हैं। कुछ होते हैं वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन अगर ये कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं भी है तो भी ये काम करेगा। ये इंडिपेंडेंट होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से। आपके विंडो, कोई भी विंडो आपके डला हुआ हो आपके पीसी के अंदर, फिर भी ये रन करेगा। जैसे आपका फेसबुक हो गया, जीमेल हो गया, याहू हो गया। अब फेसबुक और जीमेल के लिए ज़रूरी नहीं कि आप उसको विंडोज 7 में भी चला सकते हो, मैकबुक में भी चला सकते हो, कहीं पर भी चला सकते हो, इवन फ़ोन में भी चला सकते हो। लेकिन अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बात कर रहे हो तो विंडोज़ 10 के लिए हो सकता है वो अलग हो, विंडोज़ 7 के लिए हो सकता है अलग हो, मैक के लिए अलग हो। तो ये चीज़ें हमें समझना है, स्टैंड अलोन और वेब एप्लीकेशन। आगे चलते हैं, फाइल एक्सटेंशन। सिंपल सी चीज़ आप समझो, अगर हम इंडिया में देखें, बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स होते हैं। यूपी हो गया, मध्य प्रदेश हो गए, आपके साउथ के साइड के लोग हो गए। तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग लोग होते हैं और हर लोगों के पास अपना अपना आधार कार्ड होता है।
अब अगर आपको पहचानना है कि ये पर्सन कौन से स्टेट से बिलोंग करता है, आप उनका आधार कार्ड देखते हो। उसी तरीके से कंप्यूटर में भी होता है। अगर हमने कोई भी ऐसा फाइल बनाया जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जिसमें हमने अपने कुछ कंटेंट लिखे हुए हैं, जैसे माय नेम इज़ प्रवीण कुमार, आई स्टडी इन दैट क्लास, आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर दैट, आई एम अ बिजनेस एंटरप्रेन्योर। तो इस तरीके से आपने कंटेंट लिखा है, वो कंटेंट आपका टेक्स्ट फाइल में है और उसको हम लोग एक्सटेंशन बोलते हैं .txt से, ठीक है। लेकिन अगर कोई मीडिया फाइल है, जैसे आपका कोई वीडियो हो गया, मूवीज़ हो गए, तो वो .mp4 में होते हैं। ज़रूरी नहीं है .mp4 में ही हो, और भी बहुत सारे वीडियो के लिए बहुत सारे एक्सटेंशन होते हैं। तो हम क्या करते हैं, अलग अलग फाइल के, अलग अलग टाइप ऑफ फाइल के लिए अलग अलग तरीके के एक्सटेंशन दिए जाते हैं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आप यहाँ पर देख पा रहे होगे। यहाँ पर आप .mp4 का मतलब क्या होता है, वीडियो फाइल, .txt का मतलब होता है टेक्स्ट फाइल, आगे उनका कोई भी नाम हो सकता है। अब अगर हमें टेक्स्ट फाइल को ओपन करना है तो आप टेक्स्ट एडिटर को यूज़ करोगे, लेकिन अगर हमें वीडियो से रिलेटेड कोई फाइल ओपन करना है तो हमें वीडियो मीडिया प्लेयर यूज़ करना होगा, ठीक है। अब अगर आप सोचते हो कि नहीं, मैं तो उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, मैं जाता हूँ साउथ में और वोटिंग करके आ जाता हूँ, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे भी पॉसिबल नहीं है। आप कोई भी टेक्स्ट फाइल को VLC मीडिया में नहीं ओपन कर सकते, आप कोई भी वीडियो के फाइल को टेक्स्ट एडिटर में नहीं ओपन कर सकते। तो ये चीज़ें क्या होता है, फाइल एक्सटेंशन से हमें पता चलता है। प्लेटफॉर्म मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडेंसी, कई जैसे C और C+ प्रोग्राम जो होते हैं ये डिपेंडेंट होते हैं, मतलब ये डिपेंड करते हैं अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, अलग अलग तरीके के वर्जन होते हैं। आपने अगर कभी कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया होगा अपने लैपटॉप में, तो उसमें पूछता है आप विंडो के लिए डाउनलोड कर रहे हो, लिनक्स के लिए डाउनलोड कर रहे हो या मैक के लिए डाउनलोड कर रहे हो। तो वो अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग तरीके के फाइल होते हैं। लेकिन जावा, पाइथन और .NET जो होते हैं ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होते हैं, और इनसे जो भी प्रोग्राम हम डेवलप करते हैं वो भी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होते हैं। अब अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग अलग तरीके के सॉफ्टवेयर्स होते हैं और उनके भी अलग अलग एक्सटेंशंस होते हैं। आप पहचानोगे कैसे, जब हम कभी भी कोई भी सॉफ्टवेयर विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर रहे हैं, जैसे अगर आप जाना लैपटॉप के अंदर, आप गूगल पे सर्च करना VLC मीडिया प्लेयर, फ्री डाउनलोड VLC मीडिया प्लेयर, तो आप देखोगे वो फाइल जब आप डाउनलोड कर लोगे तो वो .exe में होता है। मतलब .exe का मतलब वो केवल विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में ही काम करेगा। उसी तरीके से मैक के लिए .dmg होता है, मतलब .dmg के जो फाइल होते हैं वो केवल मैक में चलेगा। लिनक्स के लिए .rpm होता है, .tar होता है। तो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग अलग एक्सटेंशन होते हैं, उनके सॉफ्टवेयर के अलग अलग फाइल्स होते हैं। सी के अंदर बहुत तरीके के वेरिएबल्स होते हैं, जैसे कि हम कोई भी चीज़ सी प्रोग्राम में एंटर कर रहे हैं, जैसे कोई डिजिट हो गया या अल्फ़ाबेट हो गया या कोई नेम हो गया, तो हमें कोई ना कोई एक वेरिएबल देना होगा। वेरिएबल कई सारे काम करते हैं। सबसे पहले ये काम करता है आपको मेमोरी के अंदर एक लोकेशन देने में काम करता है, ठीक है। अब अगर हम एक एग्जांपल देखें, आप सिंपल सा देखो, यहाँ पर हम सबको पता है कि कंप्यूटर के अंदर मेमोरी के लिए रैम होता है, रोम होता है, स्टोरेज के लिए हार्ड डिस्क होते हैं। तो मेमोरी क्या करता है, मेमोरी हमें स्पेस प्रोवाइड करता है। जैसे अगर उत्तर प्रदेश में कहीं अपना ज़मीन लेना चाहते हो तो आपको कहीं ना कहीं ज़मीन खरीदना होगा, वो भी एक स्पेस है, मेमोरी है, ठीक है। अब अगर मान लेते हैं अगर आप किसी जगह पे अपना घर बनवाना चाहते हो, ये वो जो नेम होता है, जैसे आपका घर है उसमें आपका नाम है, वो नाम क्या होता है, वेरिएबल होता है। उसी तरीके से मेमोरी के अंदर कोई भी ज़मीन अगर आप खरीद रहे हो या लोकेट कर रहे हो, एलोकेशन बोलते हैं थोड़ा सा टेक्निकल टर्म में, तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो है ये आपका वेरिएबल है, इस वेरिएबल की वजह से यहाँ पे उसको ज़मीन मिला हुआ है। मतलब एक वेरिएबल आपका एक मेमोरी लोकेशन लोकेट करेगा। जैसे ए आपका 572 है और बी आपका 1024 है। हमेशा याद रखना है जो मेमोरी होता है, एड्रेस होता है, ये हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। तो मेमोरी जो होता है सिंपली वेरिएबल्स क्या करता है, मेमोरी में एक जगह दे देता है और उस जगह पर आप अपने कोई भी डेटा स्टोर करा सकते हो। सिंपल शब्दों में अगर मैं बताऊँ, अब जैसे अगर हम एग्जाम्पल देखें स्टोर कैसे कराना है, इसके लिए क्या होता है, सिंटैक्स होते हैं। सिंटैक्स का सिंपल सा मतलब होता है अलग अलग प्रोग्राम के लिए अलग अलग उनके तरीके होते हैं। सी के लिए अलग तरीके होते हैं, C++ के लिए अलग तरीके होते हैं, उनको हम लोग सिंटैक्स बोलते हैं। सी के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग डालेंगे डेटा टाइप, मतलब वो जो भी हमारा वेरिएबल है उसमें किस तरीके की डेटा हम डाल रहे हैं, क्या वो इंटीजर है, क्या वो डेसिमल में है, क्या वो कैरेक्टर में है।
तो उस वो डेटा टाइप आपको डालना होगा, इसके बारे में आगे हम लोग देखेंगे। और आइडेंटिफायर का सिंपल सा मतलब होता है आप उनको कोई भी नाम दे दो। हमेशा याद रखना है, दो चीज़ें ध्यान रखना है, नाम कभी भी नंबर से नहीं स्टार्ट होना चाहिए और नाम में कभी भी स्पेसेस नहीं होने चाहिए। आप अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हो या कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज़ कर सकते हो, बट डिजिट नहीं रहना चाहिए। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे अगर हमें ए है, ए हमारा एक वेरिएबल है और इसमें हम डेटा डाल रहे हैं इंटीजर, जैसे हमें 10 क्या है, एक इंटीजर वैल्यू है। तो हमें अगर हमें इंटीजर डालना है तो हमने डेटा टाइप यूज़ किया INT यूज़ करते हैं, ये डेटा टाइप होता है इंटीजर के लिए। तो INT ए यूज़ किया और सेमीकोलन लगाया। सेमीकोलन बहुत इंपॉर्टेंट है सी प्रोग्रामिंग में, जब आप अलग अलग लाइन में लिखते हो तो टर्मिनेशन के लिए सेमीकोलन यूज़ करते हैं। फिर हमने क्या किया, ए = 10, मतलब 10 वैल्यू हमने ए में डाल दिया, ये 10 वैल्यू ए के अंदर असाइन हो गया। तो ये हो गया हमारे इंटीजर के लिए। अगर हमें कोई अल्फ़ाबेट डालना है, कोई कैरेक्टर डालना है, तो हमने क्या डेटा टाइप कैर यूज़ किया, CHAR। फिर हमने बी आइडेंटिफायर यूज़ किया और हमने फिर क्या किया, कैपिटल ए कैरेक्टर डाला। हमेशा याद रखना है जब भी आप कैरेक्टर किसी भी वेरिएबल में डालते हो तो सिंगल कोटेशन के अंदर देते हैं, सिंगल कोटेशन के अंदर। और स्ट्रिंग जो होता है वो डबल कोटेशन के अंदर होता है, वो आगे हम लोग देखेंगे। सिंगल कोटेशन वाले हमेशा कैरेक्टर होते हैं। तो ये आपको आइडिया लगा होगा वेरिएबल क्या होता है, कैसे मेमोरी एलोकेट होती हैं। अब ये मेमोरी एलोकेशन अपने हिसाब से होता है, ये वेरिएबल अपने हिसाब से कंप्यूटर ले लेता है, आपको ऐसा कोई डिफाइन नहीं करना होता है। फंक्शंस का सिंपल सा मतलब अगर आप टेक्निकल टर्म में देखो तो ये एक ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो हमसे इनपुट लेता है और प्रोसेस करने के बाद आउटपुट देता है। तो अलग अलग ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज़ किया जाता है। अब ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शन से ये आसानी होती है कि आप उसको बार बार रीयूज़ कर सकते हो। अगर आपने कोई एक प्रोग्राम बहुत पहले लिखा हुआ है, आप बाद में कोई नया प्रोग्राम डेवलप कर रहे हो, तो आप उसी फंक्शन को दोबारा से यूज़ कर सकते हो। अगर हमें कोई प्रोग्राम अपडेट करना है तो आपको पूरा प्रोग्राम फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, आप उसी फंक्शन को यूज़ करके कुछ चीज़ें चेंज कर सकते हो। दूसरा बेनिफिट ये होता है, अगर कोई प्रोग्राम है और उसमें कई सारे टास्क हैं तो उस टास्क को हम डिवाइड कर सकते हैं। 4-5 लोग मिलकर उन प्रोग्राम को लिख रहे हैं और हर अलग अलग पर्सन ने अलग अलग टास्क को एक एक फंक्शन में लिख दिया है, एक एक फंक्शन में लिख दिया और लास्ट में आप क्या करोगे, सारे फंक्शन को जोड़कर एक पूरा प्रोग्राम तैयार करोगे। सिंपल शब्दों में अगर हम बोलें तो फंक्शन क्या होता है, एक कंप्लीट प्रोग्राम का टुकड़ा होता है सिंपल सा, और उनको जोड़ जोड़ कर हम पूरा प्रोग्राम डेवलप करते हैं। 3 चीज़ें याद रखनी है जब भी आप फंक्शन देखते हो। फंक्शन डेक्लेरेशन, फंक्शन को डेक्लेयर करना होगा आपको पहले ही स्टार्टिंग में। इसका सिंटैक्स होता है रिटर्न टाइप, सिंपली ये रिटर्न क्या कर रहा है, आपका वैल्यू। आइडेंटिफायर, ये कुछ भी आप नाम दे सकते हो। और आर्ग्यूमेंट लिस्ट, आर्ग्यूमेंट का सिंपल सा मतलब होता है कि उसमें किस तरीके की डेटा आप डाल रहे हो। और हमेशा डेक्लेरेशन के बाद सेमीकोलन यूज़ करते हैं। फंक्शन कॉलिंग का मतलब होता है जब हम किसी भी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, मतलब बुला रहे हैं, तो उसके लिए सिंटैक्स क्या होता है, सिंपली आइडेंटिफाई यूज़ करोगे और डेटा, सिंपली डेटा या फिर वेरिएबल डाल दोगे। फंक्शन डेफिनेशन क्या होता है, डेफिनेशन का सिंपल, ये बिल्कुल फंक्शन डेक्लेरेशन के जैसा ही होता है। रिटर्न टाइप, आइडेंटिफाई, आर्ग्यूमेंट लिस्ट, बस यहाँ पे सेमीकोलन नहीं होता है, करली ब्रैकेट यूज़ करते हैं। और इसी करली ब्रैकेट के अंदर हम कई सारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखते हैं। तो मतलब जितनी भी कोडिंग होती है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं, सब डेफिनेशन के अंदर लिखे जाते हैं। ये 3 चीज़ें हमेशा याद रखना है जब भी आप फंक्शन करते हो। इनके बहुत सारे टाइप्स भी होते हैं, वो आगे हम लोग देखेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे एक टीवी है। टीवी जो होता है, टीवी के अंदर कई सारे टास्क होते हैं। जैसे कि हमें टीवी ऑन करने के लिए एक टास्क होता है, ऑफ़ करने के लिए एक टास्क होता है, चैनल बदलने के लिए, वॉल्यूम बदलने के लिए। अब ये एक अलग अलग फंक्शंस में लिखे जाते हैं। ऑन के लिए क्या हुआ, आपने ऑन के लिए एक फंक्शन डेफिनेशन बनाया, मैंने उसका नाम ऑन लिखा और मैंने ये करली ब्रैकेट के अंदर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखा। ऑफ़ के लिए हमने एक फंक्शन बनाया, ये एक डेफिनेशन है। चैनल चेंज करने के लिए एक डेफिनेशन लिखा और वॉल्यूम के लिए लिखा। तो ये अलग अलग कहीं ना कहीं ये एक डेफिनेशंस है और डेफिनेशन को जोड़कर हमने पूरे तरीके से एक प्रोग्राम बना। लेकिन हमें याद रखना है, कभी भी डेफिनेशन अपने आप तो काम करेगा नहीं, हमें कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ट्रिगर तो देना पड़ेगा। अब आपका टीवी अपने आप तो चालू नहीं होता है, अपने आप चैनल तो नहीं बदलता है, हमें कहीं ना कहीं खुद से कुछ ना कुछ ट्रिगर करना होता है। ट्रिगर हम लोग कहाँ से देते हैं, रिमोट से। ठीक है, अब रिमोट क्या होता है, रिमोट काम करता है कॉलिंग, फंक्शन कॉलिंग का। अब जैसे अगर हमें चैनल चेंज करना है तो हमने चैनल नंबर्स पे क्लिक किया तो ये फंक्शन कॉल होता है यहाँ पे,
और वो चाहता है कि भाई तुम्हें चैनल चेंज करना है, चैनल चेंज करने वाला फंक्शन कॉल होता है और उस हिसाब से चैनल हमारा चेंज होता है। वॉल्यूम चेंज करना है तो आपने वॉल्यूम वाला बटन क्लिक किया, यानी कि वॉल्यूम को कॉल किया, वॉल्यूम वाले फंक्शन को कॉल किया और अपने आप वॉल्यूम चेंज करोगे। टीवी को ऑन करना है तो ऑन वाले के लिए आप कॉल करोगे। मतलब सिंपल फंक्शन कॉलिंग हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम कब अपने फंक्शन को यूज़ करना चाहते हैं। और डिक्लेरेशन का मतलब होता है स्टार्टिंग में ही आप बता दो कि हाँ ये फंक्शन आप यूज़ कर रहे हो प्रोग्राम में, जिससे अगर वो प्रोग्राम कोई दूसरा अगर देखे तो उसको समझ में आए कि हाँ भाई ये प्रोग्राम में ये सारे फंक्शंस इस्तेमाल किए गए हैं। तो ये एक एग्जांपल आपको समझ में आया होगा। टाइप ऑफ फंक्शन बेसिकली 4 तरीके के होते हैं। 4 तरीके में, जैसे नो आर्ग्यूमेंट, नो रिटर्न वैल्यू। आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है इनपुट और रिटर्न वैल्यू का मतलब होता है आउटपुट। दूसरा होता है विथ आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न वैल्यू। तीसरा होता है विथ आर्ग्यूमेंट विथ रिटर्न वैल्यू। चौथा होता है नो आर्ग्यूमेंट विथ रिटर्न वैल्यू। सिंपल शब्दों में अगर हम समझें, आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है इनपुट। अगर आप कोई भी इनपुट नहीं दे रहे हो और कोई भी आउटपुट रिटर्न में नहीं आ रहा है, फंक्शन रन होने के बाद कोई रिटर्न वैल्यू नहीं आ रहा है, तो ये वाला टाइप हो गया। अगर आप कोई इनपुट दे रहे हो, आप खुद से इनपुट दे रहे हो, जैसे टीवी वाला एग्जांपल हमने दिया था, वो हम खुद से इनपुट दे रहे थे, और उसके बाद अगर कोई आउटपुट नहीं आ रहा है तो वो आपका इस वाली कैटेगरी में आ गया। लेकिन अगर आप इनपुट भी दे रहे हो और आउटपुट भी आपका रिटर्न में मिल रहा है फंक्शन रन करने के बाद, तो ये तीसरी कैटेगरी में। और चौथा कैटेगरी में क्या होता है, इनपुट आप नहीं दे रहे हो फिर भी आउटपुट आ रहा है, फिर भी आउटपुट रिटर्न में आपको मिल रहा है, तो वो इस कैटेगरी में होता है। अब इन चारों के लिए अलग अलग सिंटैक्स होते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं, ये सिंटैक्स आप समझना। अब अगर हमें डेफिनेशन लिखना है तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी वॉइड लिखा होता है, जैसे हमने रिटर्न डेटा टाइप में वहाँ पे लिखा होता है, तो वॉइड जब हम यूज़ करते हैं मतलब आप कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे हो और हमने फंक्शन का नाम दे दिया है FUN, और ये हमारा आर्ग्यूमेंट भी, हम कोई इनपुट भी नहीं दे रहे हैं, हमने कोई आर्ग्यूमेंट भी नहीं दिया, तो वो भी हमने वॉइड यूज़ किया है। आप चाहो तो खाली भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो यहाँ पे भी खाली छोड़ दो, यहाँ पे भी खाली छोड़ दो, फिर हमने अपना अंदर डेफिनेशन के अंदर इंस्ट्रक्शन लिख दिया। लेकिन अगर हमें ऐसे डेफिनेशन को कॉल करना होगा तो हम सिंपल सा उस फंक्शन का नाम लिखेंगे FUN, और कॉल करने में भी कोई भी वैल्यू या फिर डेटा नहीं देंगे, सिंपली सेमीकोलन यूज़ करेंगे। डिक्लेरेशन के लिए सिंपल वॉइड फन, और वॉइड के बाद सेमीकोलन यूज़ करते हैं। अभी आप इसको बस याद कर लो, आगे हम इसको यूज़ करेंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी। विद आर्ग्यूमेंट में क्या होता है, विद आर्ग्यूमेंट का मतलब हम इनपुट दे रहे हैं, मतलब ये वाला तो वॉइड रहेगा रिटर्न वाला, लेकिन यहाँ पर आपने क्या किया, आर्ग्यूमेंट में क्या दिया, इंटीजर x। इंटीजर x का मतलब क्या है, आप डेटा में क्या दे रहे हो, इंटीजर वैल्यू दे रहे हो, तो जो भी x में जो भी आप डेटा डालोगे वो क्या डालोगे, इंटीजर डालोगे। 9 इज़ अ इंटीजर, ठीक है। और इसको भी कॉल करने के लिए सेम टू सेम आप FUN ये करोगे, और इसको डिक्लेयर करने के लिए आप सिंपली डेफिनेशन के जैसा ही लिखोगे, बस सेमीकोलन लगा दोगे। विथ आर्ग्यूमेंट विथ रिटर्न वैल्यू में क्या होता है, आप रिटर्न में भी कौन सा डेटा दे रहे हो उसका भी आपको डेटा टाइप देना होगा। अब जैसे हमने रिटर्न में, अगर हम फंक्शन डेफिनेशन को थोड़ी देर के लिए देखें, हमने क्या लिया था, हमने कैरेक्टर वैल्यू इनपुट में लिया था, इसीलिए हमने कैर x लिया, और सेमीकोलन इंडिकेट कर रहा है कि ये कैरेक्टर है, और हमने रिटर्न में 13 दिया। 13 क्या है, 13 हमारा एक इंटीजर वैल्यू हो। तो ये रिटर्न जो होता है, ये रिटर्न एक कीवर्ड होता है जो कि फंक्शन में जो भी आप डालोगे वो बाद में रिटर्न देता है। तो 13 हमारा डिजिट है, और ये डिजिट क्या है, इंटीजर है, इसलिए हमने INT यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। समझ में आ गया होगा। अब इसी फंक्शन को हमें कॉल करना होगा, तो हम कॉलिंग करने के लिए INT x यूज़ करते हैं, और हमने उसको मतलब x हमने यूज़ इसलिए किया कि वो स्टोर हो जाए, वो जो हमारा रिटर्न वैल्यू आ रहा है वो स्टोर हो जाए। और हमने फंक्शन कॉलिंग करने में भी वो डेटा 9 दिया हुआ है, मतलब वो 9 यहाँ पर आ जाएगा। तो ये सिंटैक्स है सिंपल सा, और डिक्लेरेशन बिल्कुल सेम टू सेम वही है, बस यहाँ पे वॉइड की जगह पे INT दे देंगे। नो आर्ग्यूमेंट एंड विथ रिटर्न वैल्यू। नो आर्ग्यूमेंट का मतलब आप इनपुट नहीं दे रहे हो, सिंपली आप आर्ग्यूमेंट में वॉइड डाल दोगे, बाकी सबको सेम टू सेम रहेगा। अब फ्लॉट का क्या मतलब होता है, हालांकि इसके बारे में हम आगे देखेंगे। फ्लॉट का मतलब ये होता है, अगर हमारा कोई भी रिटर्न, अब हमने ये रिटर्न में यूज़ किया हुआ, तो रिटर्न जो हमारा वैल्यू है वो डेसिमल्स में है, जैसे 34.56, ये डेसिमल वैल्यू हो, ये रिटर्न हो रहा है, तो इसके लिए हम लोग इंटीजर यूज़ नहीं करेंगे, फ्लॉट यूज़ करेंगे। फ्लॉट एक डेटा टाइप होता है। तो अब हमने रिटर्न किया है फ्लॉट, तो स्टोर भी हमें फ्लॉट में ही करना होगा, और कॉल भी हमें कहीं ना कहीं फ्लॉट में ही करना होगा।
ठीक है। हालांकि यहाँ पे कॉलिंग हमें नहीं करना है, बट स्टोर, क्योंकि फंक्शन हमेशा क्या होता है, फंक्शन जब जो भी रिटर्न होता है ना वो वापस से कॉलिंग के पास जाता है। आगे जब आप प्रोग्रामिंग करोगे तो इसको मैं अच्छे से डिटेल में बताऊँगा। मतलब फंक्शन में क्या होता है, जो जब आप फंक्शन के अंदर जो भी वॉल्यूम रिटर्न हो रहा है वो रिटर्न वापस से कॉलिंग के पास जाता है, ठीक है। और वो कॉलिंग के पास जाने के बाद एक्स के अंदर स्टोर होगा, और एक्स जो है कहीं ना कहीं डेसिमल है तो इसलिए हमने फ्लॉट यूज़ किया हुआ है। और डेफिनेशन में आप डिक्लेरेशन में इस तरीके से फ्लॉट, फन, वॉइड और सेमीकोलन यूज़ कर सकते हो। तो ये 4 तरीके के फंक्शन होते हैं, अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अलग अलग प्रोग्रामिंग में हम लोग अलग अलग नीड के हिसाब से हम ये चीज़ें यूज़ करते हैं। लाइब्रेरी एंड आईडीई का मतलब क्या होता है, सिंपली आप समझो, आपने मूवीज़ वगैरह के कलेक्शंस बनाए होंगे अपने कंप्यूटर के अंदर, आपने मूवीज़ में फोल्डर अपने लैपटॉप के अंदर बनाया होगा। हॉलीवुड के मूवीज़ एक अलग फ़ोल्डर में, बॉलीवुड की मूवीज़ एक अलग फ़ोल्डर में, गानों के लिए, वीडियो के लिए एक अलग अलग फ़ोल्डर होते हैं। सी प्रोग्रामिंग के अंदर भी क्या होता है ना, बहुत सारे ऐसे फंक्शंस पहले से ही बनाए गए हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हो। आपको हर चीज़ के लिए बहुत सारे कोडिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको रिक्वायरमेंट है कभी कोई चीज़ प्रिंट करना है तो आप लाइब्रेरी के कोई ना कोई फंक्शन यूज़ कर सकते हो। अगर आपको कभी कोई मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई फंक्शन यूज़ करना है, जैसे पावर निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, तो आप कोई प्री डिफाइंड जो होते हैं, प्री डिफाइंड मतलब पहले से ही बना बनाया फंक्शन आप यूज़ कर सकते हो। अब इसको टेक्निकल टर्म में कुछ अलग चीज़ें बोलते हैं, मैं उसको भी बता देता हूँ। लाइब्रेरी क्या होता है, कलेक्शन होता है हेडर फाइल का। हेडर फाइल क्या होता है, सिंपली जैसे मैंने मूवी का नाम बताया, हॉलीवुड के अंदर आपने हॉलीवुड मूवीज़ रखी, तो हॉलीवुड का जो आपने फ़ोल्डर बनाया वो फ़ोल्डर जो होता है हेडर फाइल होता है। और जैसे आप एग्जांपल देख रहे हो, ये अगर आपने लाइब्रेरी नाम का एक फ़ोल्डर बनाया तो लाइब्रेरी आपका क्या है, एक नाम है, हेडर फाइल है। प्रोजेक्ट क्या है, एक नाम है, हेडर फाइल है। इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स रखे गए हैं वो आपके फंक्शंस हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं। अब जैसे मूवीज़ है, मूवीज़ के लिए अलग अलग टाइप ऑफ मूवीज़ का जो नाम आपने दिया वो हेडर फाइल है, उसके अंदर जो फाइल्स डाले हैं वो फंक्शंस हैं आपके। तो लाइब्रेरी क्या होता है, कलेक्शन ऑफ हेडर फाइल्स होते हैं, और हर हेडर फाइल के अंदर अलग अलग सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन पहले से ही बनाए गए हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हो। अब सी में देखते हैं, सी में कौन कौन से हेडर फाइल्स होते हैं, कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। अब जैसे आप ये बड़ा वाला ब्लॉक देख रहे हो, ये बड़ा वाला ब्लॉक जो है ये लाइब्रेरी है। इसमें तो मैंने बहुत थोड़ा सा लिखा हुआ है, बहुत सारे हेडर फाइल्स होते हैं। तो ये बड़ा वाला ब्लॉक जो होता है ये आपका लाइब्रेरी है, और इसके अंदर कई सारे हेडर फाइल हैं, जैसे stdio.h, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट .h। .h का मतलब होता है हेडर फाइल है, हमेशा याद रखिएगा। .h जो होता है वो हेडर फाइल के लिए यूज़ किया जाता है। conio.h हेडर फाइल है, math.h, string.h, dos.h, graphics.h, ये सारे हेडर फाइल हैं। इन हेडर फाइल्स के अंदर अलग अलग तरीके के फंक्शंस होते हैं जो पहले से ही बनाया जा चुका है, आपको केवल यूज़ करना है अपने प्रोग्रामिंग में। stdio में के अंदर printf और scanf होता है। अगर हमें कभी डिस्प्ले करना है कोई भी चीज़ तो हम printf का यूज़ करते हैं। अगर हमें कोई डेटा इनपुट में लेना है scanf का यूज़ करते हैं। क्लियर स्क्रीन को क्लियर करने के लिए गेट ch भी हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, कोई भी डेटा कैरेक्टर लेने के लिए। इसी तरीके से मैथ के लिए रैंड यूज़ करते हैं, कोई रैंडम वैल्यू प्रिंट करने के लिए। पावर के लिए POW यूज़ करते हैं, स्क्वायर रूट के लिए SQRT यूज़ करते हैं। तो ये फंक्शंस हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, और वो सारे math.h के अंदर आते हैं, ठीक है। हमेशा जब भी हम सी प्रोग्रामिंग यूज़ कर रहे हैं, जो भी फंक्शन हमें यूज़ करना है उसको हमें पहले से प्रोग्राम में हेडर फाइल उसको डिफ़ाइन करना होगा स्टार्टिंग में, वो प्रोग्रामिंग में आप सीखोगे। स्ट्रिंग के अंदर भी कई सारे आपके प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, जैसे strlen स्ट्रिंग का लेंथ निकालने के लिए होता है, strrev स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए, जैसे प्रवीण कुमार आपने लिखा हुआ है, आप इसको उल्टा करना चाहते हो। उल्टा का मतलब क्या हो गया, KUMAR को आप RAMUK ऐसे करना चाहते हो, तो उल्टा करने के लिए strrev यूज़ करते हैं हम लोग। कॉपी करने के लिए कोई भी एक स्ट्रिंग का कंटेंट, एक स्ट्रिंग में जो चीज़ें लिखी हैं दूसरे स्ट्रिंग में डालने के लिए आप strcpy यूज़ करते हो। किसी भी दो स्ट्रिंग, जैसे प्रवीण एक अलग स्ट्रिंग है और कुमार एक अलग स्ट्रिंग है, दोनों को जोड़ने के लिए आप कॉन्केटनेट करने के लिए strcat यूज़ करते हो। दो स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए, जैसे प्रवीण इज इक्वल टू कुमार, कंपेयर कर रहे हो आप, प्रवीण इज इक्वल टू कुमार, मुझे पता है कि इक्वल नहीं है, बट आप कंपेयर करने के लिए strcmp यूज़ करते हो। इसके बारे में आगे जब हम स्ट्रिंग के प्रोग्रामिंग करेंगे इन सारी चीज़ों को हम
डिटेल में देखेंगे और एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। तो आपको आइडिया लगा होगा लाइब्रेरी क्या होता है, हेडर फाइल क्या होता है, हेडर फाइल क्यों ज़रूरी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारा काम बहुत आसान कर देता है। आगे चलते हैं, IDE का क्या मतलब होता है। IDE का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। अब एक सिंपल सा एग्जांपल देखो आप, अब अगर आप हॉस्टल के अंदर हो, आप हॉस्टल के अंदर पढ़ाई कर रहे हो और आपका कोई दोस्त आता है, वो कहता है कि भाई आज नाचने का मन कर रहा है, नाच कर दिखा, थोड़ा सा नाचते हैं। हम लोग हॉस्टल में बहुत इन्जॉय करने के लिए सारी चीज़ें करते थे। तो आप क्या कहते हो, भाई अभी मूड नहीं है या माहौल नहीं है यार, गाना वाना बजना चाहिए, कुछ पार्टी टाइप का होना चाहिए, तब नाचने का मन करता है। तो प्रोग्रामिंग के लिए भी एक इन्वायरमेंट होना चाहिए। एक इन्वायरमेंट, सिंपली इसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर। एक ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए जहाँ पर आपको सारे रिसोर्सेज मिल जाएँ, सारे रिसोर्सेज मिल जाएँ। आप वहाँ पर अपने इंस्ट्रक्शन को टाइप कर सको, आप प्रोग्रामिंग को कंपाइल कर सको, कोई एरर है तो उसको फाइंड कर सको। सारा कुछ ही एक प्रोग्राम के अंदर जब आपको दे दिया जाए, उसको हम लोग बोलते हैं IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, आप इस टेक्निकल टर्म में आप ये चीज़ें देख सकते हो। अब इसके अंदर कई सारी चीज़ें होते हैं IDE के अंदर, जैसे कंपाइलर यूज़ करते हैं आपके जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है उसको बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए, बाइनरी लैंग्वेज में। इसके अंदर टेक्स्ट एडिटर भी होते हैं, आप उसी के अंदर लिख सकते हो। डिबग, बहुत सारे लोग कूल बनने के लिए बोलते हैं आई एम ए डिबगर। मुझे नहीं समझ में आता था ये क्या होता है, लेकिन सिंपल शब्दों में आपको बताऊं, अगर प्रोग्राम के अंदर कोई गलती हो जाए तो उसको हम लोग बग बोलते हैं, और उसको ठीक करने वाला को डिबगर बोलते हैं। सिंपल शब्दों में जो आपका IDE होता है उसी के अंदर एक डिबगर डाला जाता है। आप अपने प्रोग्राम को चेक भी कर सकते हो कि इस कौन सी लाइन में प्रॉब्लम आ रही है। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कई बार क्या होता है, जब आप अगर कोई इंस्ट्रक्शन भूल गए हो, जैसे मान लो आपने कभी डेटा टाइप भूल गए, आपको याद है कि इंटीजर के लिए कोई INT यूज़ करते हैं, I से स्टार्ट होता था। आप जैसे ही I लिखोगे अपने आप INT वहाँ पे शो होने लगता है कि क्या आप, मतलब I से रिलेटेड जितने भी आपके कमांड है वो सारे शो होने लगते हैं। तो ये फैसिलिटी IDE के अंदर ही मिलता है। नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर के अंदर तो आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा, आपको सारा कुछ खुद याद रखना होगा। तो ये हमारी ईजीनेस के लिए IDE यूज़ किया जाता है। बहुत तरह के IDE होते हैं, जैसे आपका कोड ब्लॉक हो गया, आप कोड ब्लॉक इंटरनेट से डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हो और वहाँ पे प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट कर सकते हो। अब अगर आपके पास समय नहीं है, आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो www.onlinegdb.com यूज़ करिएगा। गूगल पे सर्च करना onlinegdb.com, आपको एक कंपाइलर, एक बना बनाया IDE मिल जाएगा। आप सारी चीज़ें वहाँ प्रैक्टिस कर सकते हो। विजुअल स्टूडियो नाम का भी एक IDE होता है, नेटबीन्स नाम का भी होता है, और IntelliJ नाम का भी IDE होता है। बहुत सारे मार्केट में आपको मिल जाएंगे। जो मेरे टच में है, जो मैंने यूज़ किया है, वो मैंने आपको बता दिया। डेटा टाइप के बारे में बात करते हैं। C के अंदर कई तरीके के डेटा टाइप होते हैं। डेटा टाइप का मतलब क्या होता है, जो आप वेरिएबल यूज़ कर रहे हो उसके अंदर किस तरीके की डेटा आप डाल रहे हो। क्या वो अब कंप्यूटर को नहीं समझ में आता है कि 9 क्या है, क्योंकि हमने पहले ही देखा कि कंप्यूटर को हमारी भाषा नहीं समझ में आती है, कंप्यूटर को समझ में आता है बाइनरी लैंग्वेज। अब आपने 9 दिया, आपको समझ में आता है ये डिजिट है, लेकिन कंप्यूटर के लिए तो वो कंप्यूटर को तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। तो हमें उसको बताना पड़ेगा कि भाई ये डेटा इंटीजर है, ये डेटा कैरेक्टर है, ये डेटा फ्लॉट वैल्यू है, डेसिमल पॉइंट है। तो उसके लिए हम लोग डेटा टाइप यूज़ करते हैं। अब जैसे ये मेमोरी लोकेशन है, इसके बारे में हमने ऑलरेडी देख लिया। ये हमारा वेरिएबल है, ये मेमोरी में एक ज़मीन ले लेता है, उसके अलग अलग एड्रेस होते हैं 57210। बी के लिए जो ज़मीन है वो एड्रेस है 1024 हो गया। तो डेटा टाइप क्या होता है, डेटा टाइप सिंपली डेटा टाइप अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। इसका भी सिंटैक्स हमने देख ही लिया था ऑलरेडी, डेटा टाइप और आइडेंटिफायर। अब अगर हमें इंटीजर डालना है, जैसे हमें 10 डालना है, तो 10 हमने क्या किया, INT डेटा टाइप यूज़ किया। लेकिन अगर हमें मान लीजिए डेसिमल यूज़ करना है, तो जैसे 34.56 ये डेसिमल है, अगर हमें कोई कैरेक्टर यूज़ करना है तो आप INT डेटा टाइप यूज़ नहीं करोगे। इससे क्या होगा, जो C लैंग्वेज होगा वो कहेगा अरे ये तो इंटीजर है ही नहीं, वो आपको कंपाइल करते समय एरर दे देगा कि भाई ये गलत है, इसको सही करो। तो हमें क्या करना होता है, सही डेटा टाइप देना होता है। अब डेटा टाइप डेसिमल के लिए क्या होता है, फ्लॉट होता है, FLOAT। अब अगर आपने फ्लॉट A यूज़ किया तो इसको पता चल गया कि E के अंदर जो भी आप डेटा डालोगे वो डेसिमल डालोगे। कैरेक्टर के लिए CHAR यूज़ करते हैं, कैर यूज़ करते हैं। इससे ये पता चल जाता है E एक ऐसा वेरिएबल है जिसमें जो भी आप डेटा डालोगे वो कैरेक्टर होना चाहिए।
तो ये अलग अलग टाइप ऑफ डेटा के लिए अलग अलग डेटा टाइप होता है। नाम से ही समझ में आ रहा है डेटा के टाइप। अब कई तरीके के डेटा टाइप होते हैं, उनको क्लासीफाई किया गया है तीन चीज़ों में क्लासीफाई किया गया है, प्रिमिटिव, ड्राइव्ड एंड यूज़र डिफाइंड। प्रिमिटिव का सिंपल सा मतलब होता है ऐसे डेटा टाइप जिनको आप और ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब जो फंडामेंटल होते हैं। आप अब जैसे इंटीजर है, INT, कैर, फ्लॉट और वॉइड, ये बहुत फंडामेंटल डेटा टाइप है, इनसे नीचे आप नहीं जा सकते। प्रिमिटिव कभी भी किसी और डेटा टाइप से बना हुआ नहीं रहता है, ये इंडिपेंडेंट होता है। ड्राइव्ड जो होता है वो प्रिमिटिव डेटा टाइप से बने हुए होते हैं। कई सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप आप यूज़ करके एक अलग तरीके का डेटा टाइप बनाते हो, तब हम लोग उसको ड्राइव्ड बोलते हैं। इसके अंदर एरे आते हैं, स्ट्रिंग आते हैं, पॉइंटर आते हैं, तो यूज़र डिफाइंड। इसके अंदर स्ट्रक्चर होते हैं, यूनियन होते हैं, टाइप डेफ होता है और एनम होते हैं। ये 4 चीज़ें होती हैं जो आप यूज़र डिफाइंड में यूज़ करेंगे। अब सबसे पहले अगर आप प्रिमिटिव डेटा टाइप समझ लेते हो तो आप ड्राइव्ड अपने आप समझ जाओगे, और ड्राइव समझ जाते हो तो यूज़र डिफाइंड समझ जाओगे। तो हमें सीक्वेंस में पढ़ना है। पहले हम प्रिमिटिव के बारे में बात करेंगे। प्रिमिटिव डेटा टाइप को और भी क्लासीफाइड किया, जैसे यहाँ पे INT, कैर, फ्लॉट और वाइड है। INT को 3 में डिवाइड किया गया है, शॉर्ट, INT, लॉन्ग। शॉर्ट को भी और भी डिवाइड किया गया है, साइंड और अनसाइंड। अब जब मैं चीज़ों को कर रहा था उस टाइम पर, कॉलेज के टाइम में, मुझे नहीं समझ में आता था। साइंड देख के तो मैं डर जाता था, अरे ये क्या आ गया, ये कौन सा शब्द आ गया जो मुझे पता ही नहीं है। तो सिंपली देखो, साइंड और अनसाइंड का मतलब ये होता है आप पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यू दोनों यूज़ करना चाहते हो तो साइंड यूज़ करो। हालांकि अगर आप साइंड यूज़ नहीं भी कर रहे हो अपने डेटा टाइप के अंदर तो डिफ़ॉल्ट आपका यही होता है, प्लस और निगेटिव वैल्यू दोनों ले लेता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं, मुझे केवल पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, मुझे ऐसा कोई डेटा टाइप यूज़ करना है जिसके अंदर केवल पॉजिटिव वैल्यू यूज़ करना है, जैसे मुझे 10 यूज़ करना है, +10 यूज़ करना है, तो आप अनसाइंड INT यूज़ करोगे। मतलब अगर आपने गलती से -10 -10 भी लिख दिया तो वो लेगा ही नहीं, वो एरर आने लगेगा। तो हमेशा याद रखना है, अनसाइंड क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू के लिए होता है, साइंड जो होता है पॉजिटिव और निगेटिव दोनों वैल्यू के लिए होता है। तो इसी तरीके से शॉर्ट का सिंपल सा मतलब होता है जब आपका, अगर आप इंटीजर के लिए यूज़ कर रहे हो, जैसे आपका घर का कोई एड्रेस लिख रहे हो तो प्लॉट नंबर के लिए आप शॉर्ट यूज़ कर सकते हो, रोल नंबर के लिए अपना शॉर्ट यूज़ कर सकते हो। छोटे डिजिट्स के लिए, छोटे इंटीजर वैल्यू के लिए शॉर्ट यूज़ करते हैं हम लोग, और इनका साइज़ होता है 2 बाइट। हमेशा याद रखना है 2 बाइट क्या होता है, हमें पता है कि जो दो बाइट होते हैं वो आप देखोगे, 1 बाइट जो होता है 1 बाइट के अंदर आपका, थोड़ी सी राइटिंग मेरी ख़राब हो रही है, 2 बाइट जो होता है 8 बिट के बराबर होते हैं, ठीक है। अब बिट क्या होते हैं, जैसे 0 एक 1 बिट है, 1 एक दूसरा, इन दोनों को काउंट करोगे तो 2 बिट हो गए। तो ऐसे 8 बिट होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये पूरा 8 बिट जो होता है, ये पूरा 8 बिट क्या होता है आपका, एक बाइट होता है। तो इंटीजर जो मेमोरी लोकेशन लेता है, जो मेमोरी आपका लेता है, आपके मेमोरी जो होता है वो 2 बाइट लेता है शॉर्ट वाले। अगर हम नॉर्मली INT यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो साइंड हो अनसाइंड हो, तो वो 2 बाइट भी हो सकता है, 4 बाइट भी हो सकता है, और ये कंपाइलर पे डिपेंड करता है। अलग अलग कंपाइलर होते हैं, कुछ कंपाइलर जो होते हैं 4 बाइट लेते हैं, कुछ कंपाइलर जो होते हैं 2 बाइट लेते हैं। अगर हम लॉन्ग यूज़ कर रहे हैं, बेसिकली लॉन्ग आप यूज़ करते हो, जैसे कभी मोबाइल का नंबर देना हो, आपको एंटर कराना हो, अकाउंट नंबर एंटर कराना हो, तब हम लोग लॉन्ग इंटीजर यूज़ करते हैं। इसमें भी साइंड और अनसाइंड होता है, और ये 4 बाइट लेते हैं। अब आप सोच पा रहे होगे, अगर आप इसको बिट में कन्वर्ट करोगे तो 4 × 8 लगभग 32, 4 × 8 32 बिट आप यूज़ कर सकते हो। मतलब 0101 अगर आप देखो तो लगभग 32 बिट आप इसके अंदर एंटर कर सकते हो। और मुझे नहीं लगता 32 में अकाउंट नंबर नहीं एंटर आएगा। अकाउंट नंबर भी 12 डिजिट का ही होता है, ठीक है। बड़े से बड़े डिजिट भी आपका 10 12 15 का होता है। तो आप कहीं ना कहीं लॉन्ग यूज़ करते हैं हम लोग जब बड़ा कोई इंटीजर वैल्यू यूज़ करना होता है। उसी तरीके से कैर के अंदर भी साइंड और अनसाइंड होते हैं। अगर आप कोई पॉजिटिव यूज़ कर रहे हो तो पॉजिटिव, और निगेटिव यूज़ कर रहे हो तो साइंड यूज़ करते हैं। अनसाइंड जो होता है पॉजिटिव के लिए, ये आपका 1 बाइट का स्टोरेज लेता है। फ्लॉट हमें क्या होता है, डेसिमल के लिए यूज़ करते हैं। इसमें फ्लॉट डबल और लॉन्ग डबल होते हैं। सिंपली लॉन्ग फ्लॉट जो होता है ये 4 बाइट लेता है, डबल 8 बाइट लेता है, और लॉन्ग डबल 10 बाइट लेता है।
वॉइड सिंपली क्या होता है, वॉइड का मतलब होता है कुछ भी आप यूज़ नहीं कर रहे हो, फ्री बिल्कुल छोड़ रहे हो, तो आप वॉइड यूज़ करते हो कि बिल्कुल फ्री है, कोई भी डेटा टाइप नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हमने यहाँ पर डेटा टाइप को देखा। आगे चलते हैं, किसी भी डेटा टाइप के रेंज कैसे निकालना है। रेंज का मतलब होता है कि आप कहाँ से लेकर कहाँ तक या कितने नंबर्स उस डेटा टाइप में यूज़ कर सकते हो। मतलब अगर हम एक एग्जांपल देखें सिंपल सा, हमने यूज़ किया है सॉर्ट अनसाइंड INT। अब अगर हम इसको सिंपल शब्दों में पिछले अगर हम नॉलेज को चेक करें, INT का मतलब होता है हम इंटीजर डालने वाले हैं, अनसाइंड का मतलब है कि हम केवल पॉजिटिव वैल्यू लेने वाले हैं, शॉर्ट का मतलब क्या होता है कि 2 बाइट आपका स्पेस लेने वाला है मेमोरी में, ठीक है। अब चीज़ें हमें समझ में आ गई। 2 बाइट का मतलब क्या होता है, ये 8 और ये 8, मतलब 16 बीट हो गए आपके। तो जो फर्स्ट बीट है और वो ये शो कर रहा है, जो सेकंड बीट है वो आपका ये शो हो रहा है। मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, मतलब बहुत कम से कम कितनी वैल्यू डाल सकते हो, सारा का सारा 0 कर दो। अब सारा का सारा 0 है, इसको ये आपका बाइनरी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया तो क्या आएगा, 0 आएगा। सारा बाइनरी 0 है तो 0 आएगा, मतलब 0 मिनिमम आप स्टार्ट करोगे अनसाइंड के लिए 0 से। मैक्सिमम कितना वैल्यू हो सकता है, मैक्सिमम का मतलब क्या है, सारे 1 हो जाए। अब ये सारे 1 को अगर आप कन्वर्ट करोगे डेसिमल के अंदर तो 2 के पावर 16 कन्वर्ट करोगे और इसको सॉल्व करोगे कैलकुलेटर से तो 65,536। अब ध्यान देना, ये नंबर होता है, मतलब टोटल आप इतने नंबर्स शॉर्ट अनसाइंड INT के अंदर डाल सकते हो। लेकिन अगर हम डिजिट देखें तो वो स्टार्ट होता है 0 से लेकर, आप यहाँ पे देखोगे 0 से लेकर 65,536 तक आप इसमें डाल सकते हो। अगर आपने 65,536 डाल दिया, टेक एन एग्जाम्पल, तो वो ऑटोमेटिकली रिपीट होकर 0 ही प्रिंट करेगा। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम आगे देखेंगे, आप समझ जाओगे। हमेशा याद रखना है, जो स्पेसिफायर जो फॉर्मेट यूज़ करते हैं वो परसेंटेज यूज़ करते हैं अनसाइंड के लिए, कैर के लिए %C यूज़ कर लेते हैं, और नॉर्मल साइंड के लिए D यूज़ करते हैं, और उसके बाद LD यूज़ करते हैं डबल के लिए, फ्लॉट के लिए %F यूज़ करते हैं, लॉन्ग फ्लॉट के लिए ये यूज़ करते हैं, डबल के लिए स्मॉल LF और लॉन्ग डबल के लिए कैपिटल LF यूज़ करते हैं। अब इसको याद नहीं करना है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, प्रोग्रामिंग करोगे, धीरे धीरे ये चीज़ें याद होने लगेंगी। लेकिन ये देखिए, ये रेंज हमने निकाला था अनसाइंड के लिए। अब यही काम अगर हमें साइंड के लिए करना है, साइंड के अंदर हमें पता है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू आती है, तो हमने जो साइंड के लिए जो रेंज निकाला था, मतलब 0 से लेकर हमने ये रेंज निकाला था, मतलब मैक्सिमम जो वैल्यू है, मैक्सिमम जो टोटल डिजिट कितने होते हैं 65,536, तो उसको हमने क्या किया, सिंपली 2 से डिवाइड कर दिया, और जो भी आपका इंटीजर आया वो आपका उसको माइनस में हमने कर दिया, मतलब -32,776 और 32,767। अब ये कम क्यों हो गया है, क्योंकि ये 0 को भी हम लोग इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो एक आपका 0 को हम पॉजिटिव ही कंसीडर करेंगे, इसलिए हमने एक कम ले लिया। तो आप देखोगे इसका जो रेंज होता है -32,768 से लेकर +32,768 तक होता है। तो ये हम रेंज निकाल सकते हैं। अब ये मैंने तरीका बताया, आप कभी भी रेंज निकालना चाहो निकाल सकते हो। अब हम कुछ डिक्लेरेशन देखते हैं। अगर हमें साइंड को डिक्लेयर करना है तो हम सॉर्ट यूज़ कर सकते हैं, मतलब ये एक ऐसा वेरिएबल है जिसके अंदर 2 बाइट की डेटा आ रही है। सॉर्ट INT यूज़ कर सकते हैं। साइंड सॉर्ट मैंने बताया था, डिफ़ॉल्ट जो होता है वो आपका साइंड ही होता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों यूज़ कर सकते हो। अगर आप साइंड यूज़ कर रहे हो तो भी ठीक है, नहीं यूज़ कर रहे हो तो भी ठीक है। अब ये चीज़ें इसलिए समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप जब TCS NQT के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करोगे ना, तो जो उसमें आउटपुट वाले क्वेश्चंस आते हैं उसमें साइंड और अनसाइंड लिखा होता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो साइंड और अनसाइंड का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अगर हमें अनसाइंड डिक्लेयर करना है तो इसके लिए केवल 2 होता है, अनसाइंड हमें यूज़ करना पड़ेगा। C प्रोग्रामिंग को नहीं पता चलता है कि हाँ ये डेटा टाइप आपका अनसाइंड है, आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो अनसाइंड के ये 2 डिक्लेरेशन आप यूज़ कर सकते हो जब आप प्रोग्रामिंग करो। अब हम कुछ प्रोग्राम्स देखेंगे, जैसे कि
ये प्रोग्रामिंग मैं बताऊंगा कैसे करना है। सबसे पहले हमें ये बॉक्स समझना है। ये बॉक्स आप समझ जाते हो तो आप लॉजिक बनाना सीख जाओगे। सॉरी, सबसे पहले हम लोग ये सर्कल देखते हैं। मैंने बताया था कि जो साइंड होते हैं, साइंड के हम साइंड अगर यूज़ कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं साइंड शॉर्ट यूज़ कर रहे हैं, हमने परसेंटेज डी यूज़ किया हुआ, तो ये ज़ीरो से स्टार्ट होता है। अब देखो यहाँ पे ज़ीरो से मैंने एक सर्कल बनाया, ज़ीरो मैंने यहाँ पे दे दिया और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैंने पॉजिटिव नंबर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8। और ये कहाँ तक जाएगा आपका, जो हमारा लास्ट डिजिट था 32,767, ये हमारा लास्ट डिजिट है। और हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या किया, -1 से लेकर -2 -3 -4 कहाँ तक गया, ये -32,768। अब ये हमें रेंज पता होना चाहिए। हमने एक सर्कल बनाया और हमने ये क्या किया, रेंज डिफाइन कर लिया। अब आप देखो, ये हमारा प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम को आप ऑनलाइन gdb.com में भी जाके देख सकते हो। मैं अगले वीडियोस में आपको रन करके भी दिखाऊंगा इसको। अब यहाँ पे समझना है, जब हम सी प्रोग्रामिंग लिखते हैं, हैश का मतलब होता है ये सी प्रोग्राम को, इसको हम लोग प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यूज़ करते हैं। मतलब पता चलता है कि हाँ आप सी प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ कर रहे हो, आप जो कोडिंग लिख रहे हो वो सी लैंग्वेज में लिखा गया है, तो हैज़ इंक्लूड यूज़ करते हैं हम लोग। इसको हम लोग प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव बोलते हैं। स्टार्टिंग में जब भी आप कोई प्रोग्राम लिखोगे तो हैज़ इंक्लूड लिखना मैंडेटरी है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है, हैज़ इंक्लूड। उसके बाद ये आपका जो ब्रैकेट है, हम लोग ग्रेटर देन और लेस देन का बोलते हैं, इसके अंदर आपको हेडर फाइल डालना है। अब हम यहाँ पे stdio.h हेडर फाइल यूज़ कर रहे हैं। मैंने हेडर फाइल के बारे में आपको बता दिया, मतलब हमने स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट वाला हेडर फाइल यूज़ किया है, ठीक है। तो ये हमने हेडर फाइल यूज़ कर लिया यहाँ पर। अब ये हेडर फाइल क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमने प्रिंट फंक्शन यूज़ किया हुआ है। अगर हम इस हेडर फाइल को नहीं लगाते हैं, मान लेते हैं हमने इस हेडर फाइल को यूज़ नहीं किया और हम डायरेक्टली अपने इंस्ट्रक्शन में printf डाल रहे हैं, तो वो नहीं लेगा। वो कहेगा भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये printf कहाँ है, तो हमें ये हेडर फाइल देना पड़ता है। अगर हमें हॉलीवुड मूवी ओपन करना है तो हॉलीवुड के फोल्डर में जाना पड़ेगा। उसी तरीके से यहाँ पे भी है, प्रिंट फंक्शन को यूज़ करना है तो हमें stdio.h बताना पड़ेगा सी प्रोग्रामिंग को। फिर उसके बाद हम लोग मेन फंक्शन, हमेशा याद रखना है, मेन हमारा फंक्शन जो होता है सबसे पहला फंक्शन होता है, यूज़ करते ही करते हैं। और हम रिटर्न वैल्यू के लिए int यूज़ किया हुआ है, हम इसको वॉइड भी कर सकते हैं। हम जनरली int यूज़ कर रहे हैं। हमने करली ब्रैकेट यूज़ किया, हमेशा करली ब्रैकेट यूज़ करिए। यहाँ पर मैंने डाला है शॉर्ट, मतलब 2 बाइट। साइन का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू होना चाहिए। int का मतलब इंटीजर, ये हमारा आइडेंटिफायर है, ठीक है। हमने इसमें डाला है 32769। अब हमारे दिमाग में आया कि अरे साइंड है, साइंड का मतलब होता है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू। इसकी रेंज होती है 32,000 -32,768 से लेकर +32,768। यहाँ पर जो वैल्यू हम लोग डाल रहे हैं वो क्या डाल रहे हैं, 32,769, वो तो हमारे रेंज के अंदर आ ही नहीं रहा है, ठीक है। तो हमें प्रिंट करना है, तो बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, वो प्रिंट में यही वैल्यू डालते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप देखो 0 से लेकर 32767 तक तो आ जाएगा, लेकिन उसके बाद ये क्या होता है, ये सर्कल रिपीट होने लगता है। मतलब अगर आप 32768 लिखा हुआ है तो -32768 प्रिंट होगा। अगर आपने 32769 यूज़ किया हुआ है तो ये -32767 प्रिंट होगा। तो आंसर हमारा क्या आएगा, -32767। तो ये क्या होता है, रिपीट होने लगता है। अब वही काम हमने अगर यहाँ पे अनसाइंड के लिए किया है। अनसाइंड का मतलब हमें पता है 0 से लेकर आप देखोगे 65535 तक जाता है। तो अब अगर हमने अनसाइंड के लिए यूज़ किया तो वो नॉर्मली प्रिंट करेगा, क्योंकि वो उसके रेंज में आ रहा है। आप देखोगे ये उसके रेंज में आ रहा है, ठीक है। तो रेंज के अंदर लाई करना बहुत ज़रूरी है। अब यही काम अगर हमने यूज़ किया है अनसाइंड के लिए, अगर हमने उसके रेंज के बाहर की चीज़ें यूज़ कर ली, हमें पता है कि मैक्सिमम जो वैल्यू होता है वो 65,535 होता है, लेकिन अगर हमने 65,537 यूज़ किया तो वो क्या होगा, वो वापस से रिपीट करेगा। तो मतलब 535 के बाद क्या आएगा, 536 537, मतलब ये 1 जो होगा आउटपुट में हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। तो आई होप
आपको समझ में आया होगा ये अनसाइंड और अनसाइंड का मतलब क्या है, रेंज कैसे निकालते हैं, बेसिक चीज़ें समझ में आई होंगी। और ये परसेंटेज डी का मतलब क्या होता है, जब आपको इंटीजर वैल्यू प्रिंट करना होता है तो हम लोग परसेंटेज डी यूज़ करते हैं, इसको स्पेसिफायर बोलते हैं। अगर आपको कैरेक्टर प्रिंट करना है तो परसेंटेज सी यूज़ करते हैं, और अगर फ्लॉट है तो परसेंटेज एफ यूज़ करते हैं, स्ट्रिंग के लिए परसेंटेज एस यूज़ करते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको थोड़ा बहुत करते करते आप सीख जाओगे। और यहाँ पे परसेंटेज यूज़ जो है ये अनसाइंड के लिए।